हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोग को इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, किस तरह से अरेंजमेंट उसका है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स होता है न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये आपका रहा क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सा प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स है प्रेजेंट और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो प्रोटॉन्स क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा है, न्यूट्रॉन्स क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो एक तो न्यूक्लियर फोर्स से ये अट्रैक्टेड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो दोनों क्योंकि काम कर रहा है, इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स भी काम कर रहा है और कौन सा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी काम कर रहा है, जिसके वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, सॉरी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो बाहर न्यूक्लियस के बाहर निकल नहीं पाता है। तो इसके लिए प्रोटॉन्स का संख्या आप देखते हो कि किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता घटता नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का संख्या का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स शेल में ऐड भी हो रहा है या फिर रिमूव भी हो रहा है। तो इसी का रिमूवल और एडिशन क्यों हो रहा है, इसका रिमूवल और एडिशन क्यों नहीं हो रहा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, तो इसका एक ही वजह है, कौन सा, तो ये कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, तो एक है न्यूक्लियर फोर्स एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों फोर्स की वजह से जो है ये जो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल रहा है और इसका नंबर भी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है रहेगा उतना ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ भी वही है, ये भी ना घटेगा ना बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओनली ये इलेक्ट्रॉन्स का संख्या क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, ठीक है। तो बोहर साहब ने बहुत कुछ बताया था अपने ये एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड में। तो ये मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि जो सबसे सटा हो यानी कि जो क्लोजेस्ट ऑर्बिट होगा, क्लोजेस्ट जो शेल होगा, उसमें एनर्जी क्या होता है, सबसे कम। ये मान लीजिए कि क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के जो सबसे बाजू में यानी कि सबसे जो पास में होगा, इसके पास एनर्जी क्या होगा, ये वाला ऑर्बिट जो है, ये शेल जो है, इसके पास एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और इन्फिनिटी पे क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा। और इन्फिनिटी का जो एनर्जी का वैल्यू क्या था, वो 0 था, ठीक है। यानी कि सबसे दूर पे क्या होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, और जो सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास एनर्जी क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। तो इस स्टेट को क्या बोलेंगे, ये कौन सा स्टेट कहलाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा उसको क्या बोलते हैं, क्या बुलाते हैं हम लोग, ग्राउंड स्टेट। ये सब बात कौन बोले थे, तो बोहर ने बोल रखा था, ठीक है, कि जो सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होगा, जो शेल होगा, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, ग्राउंड स्टेट। और इसके बाद जो भी ऑर्बिट होगा, जो भी शेल होगा, सबको क्या बुलाएंगे, एक्साइटेड स्टेट। ये सारा क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या है, तो इसको बुलाएंगे हम लोग एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये सबसे पास यानी कि फर्स्ट जो ऑर्बिट है, के शेल इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये जो है, ये के है, एल है, एम है, एन है। तो इसमें ओनली के शेल क्या है, ये है ग्राउंड स्टेट। ये जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, और बाकी एल एम एन ये सब क्या है, ये हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो ओनली जो क्लोजेस्ट शेल है उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, तो ग्राउंड स्टेट। यानी कि जो मिनिमम एनर्जी वाला जो शेल है उसको बुलाएंगे ग्राउंड स्टेट। उसके बाद जो भी शेल होगा, जो भी ऑर्बिट होगा, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉन कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो मिनिमम एनर्जी है, तो
दूसरे शेल में, दूसरे ऑर्बिट में जंप करने के लिए इसको क्या चाहिए, क्योंकि इसके पास एनर्जी उतना है नहीं, जितना एनर्जी है तो वो अपने शेल में क्या कर रहा है, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर इसको जंप करके यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, क्योंकि इसके पास इतना एनर्जी है नहीं, इसको यहाँ पे जाने के लिए इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो फोटोन के रूप में करता है, ठीक है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। अब यहाँ से इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो फर्स्ट शेल में, के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसको एम शेल में जाना है, ये वाली शेल में जाना है, तो क्या करेगा, इसको भी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करेगा, एनर्जी जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो एम शेल में नहीं जंप करके जाएगा। अगर एन शेल में जाना है तो भी क्या करना पड़ेगा उसको, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो एन शेल में जा पाएगा। अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एन शेल में है और उसको जो है वो एम शेल में आना है, ठीक है, एम शेल में जंप करके आना है, तो क्या करेगा, तो ये जो है एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो यहाँ पे जो है एम शेल में रहने के लिए सबका एनर्जी, सारे ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, ठीक है, स्टेशनरी है, ठीक है, तो इसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो जितना एनर्जी इसको चाहिए एम शेल के लिए चाहिए, बस उतना ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट इस इलेक्ट्रॉन को होगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, इस सेल में आने के लिए जितना एम शेल का एनर्जी होना चाहिए उतना अगर ये कर पाएगा, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगा वो रिलीज कर देगा, ठीक है, तो जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, तो जितना इसका एनर्जी अपना है, जितना स्टेशनरी एनर्जी एम शेल के लिए चाहिए उतना अगर रिलीज कर पाएगा, ठीक है, तभी वो इस शेल में एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को अगर एल शेल में आना है तो भी क्या करना पड़ेगा इसको, क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में है, अभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है, तो अगर इसको एल शेल में आना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से एनर्जी को ये रिलीज करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एनर्जी लोअर टू हायर, लोअर टू हायर जा रहा है, लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट। यहाँ पे देखिए आप, लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है इसको, लोअर टू हायर के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो एब्जॉर्ब एनर्जी, ये फोटोन के रूप में एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वही हायर टू लोअर, अगर हायर में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसको लोअर में आने की इच्छा है, हायर टू लोअर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको, हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, तो एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, तभी ये हायर टू लोअर में यानी कि न्यूक्लियस के पास आ पाएगा, रिलीज एनर्जी, ठीक है। तो ये सारी बात क्या किया था, कौन किया था, तो बोहर साहब ने किया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर जाता जाएगा, ये उसका एनर्जी जो है वो बढ़ता जाएगा और इन्फिनिटी पे क्या होगा, तो एनर्जी का वैल्यू वो मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम एनर्जी का वैल्यू कितना है, तो 0 है, ठीक है। अब जो है दो साइंटिस्ट ने वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है किसी भी एटम में, इसके बारे में दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और अपना एक स्कीम दिया, बोहर-बरी स्कीम के नाम से, ठीक है। ये उसको स्कीम को क्या बुलाते हैं हम लोग, बोहर-बरी स्कीम। दोनों साइंटिस्ट ने एसोसिएट होकर इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर स्टडी किया, और दोनों ने क्या बात जो है निकाले कि कैसे जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शेल में कितना फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ पाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। तो ये सारी बात इन्होंने इस स्कीम में किए थे। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी, यानी कि एनर्जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सबसे नजदीक वाला शेल होगा, ऑर्बिट होगा, उसमें सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद उसके एनर्जी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको डिफाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different
in different orbits or shells is governed by a scheme जिसको कि क्या बुलाते हैं हम लोग, नोन एज बोहर-बरी स्कीम। क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट ने, ये दो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, बोहर अलग है, बरी अलग है, दोनों साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। इसके लिए इस स्कीम को क्या नाम दिया गया, तो बोहर बरी स्कीम, ठीक है। और इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग, इसको और लिख लीजिए आप, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन different shells or orbits according to energy, या according to various energy levels ही बोल सकते हो, various energy levels, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू वेरियस एनर्जी लेवल्स। अपने अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग वो जो है वो सेल्स में, ऑर्बिट्स में फिट होता जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट शेल में वो अभी ये जो है करवाएंगे हम लोग। तो बोहर बरी का जो स्कीम है वो फर्स्ट उन्होंने क्या बोला, तो बोहर बरी का स्कीम वो ये करते हैं, बोहर बरी स्कीम। इसमें फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट में क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में कितना आ पाएगा, तो 2n² के बराबर आ पाएगा, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in any atom, ठीक है। the maximum number of electrons that can be accommodated in any atom is 2n²। कौन से फॉर्मूला से है, तो 2n² से। जितना n का वैल्यू होगा, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें n=1 बराबर क्या, n=1 का मतलब कौन सा सेल, k सेल। इसमें क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ पाएगा इसमें, n का वैल्यू, क्योंकि इसमें कितना है 1 है, इसमें फर्स्ट यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। वही n=2 कौन सा सेल, kl सेल। उसके बाद 2 का स्क्वायर सेकेंड में, सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बता रहा है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम आ सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा। वही थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, n=3, ये m शेल में 2 × 3 का स्क्वायर यानी कि 18। थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ पाएगा, तो 18, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना आ पाएगा, 18 आ पाएगा। वही n=4 कौन सा सेल, n शेल, तो 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से सोन आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये बता रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी एटम, ठीक है। किसी भी सेल में, किसी भी एटम में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना आएगा, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिसमें कि n क्या बता रहा है, n जो है वो एनर्जी लेवल बता रहा है, एनर्जी लेवल बता रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, सेकेंड जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनका जो था वो है the outermost
द आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में कितना आएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैव हाउ मच इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ पाएगा। वही थर्ड में आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन आउटर मोस्ट के जस्ट एक पहले, जैसे ये जो है वो क्या है, ये है आपका आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये आपका दिखा रहा है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल के जस्ट पहले यानी कि नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, पेनाल्टीमेट शेल, इसको बुलाते हैं हम लोग पेनाल्टीमेट शेल बुलाते हैं। तो इसमें जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का संख्या जो है 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए मैक्सिमम, और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। वही इन्होंने क्या बोला है थर्ड पॉइंट में इन्होंने बुलाया है इसको कि दी पेनाल्टीमेट शेल, या फिर द शेल नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट शेल, द शेल नेक्स्ट टू द आउटर मोस्ट शेल cannot have more than 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उसमें नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए एक दो एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट स्कीम के अकॉर्डिंग क्या था कि फर्स्ट में इन्होंने क्या बोला था कि किसी भी शेल में, ठीक है, मैक्सिमम कितना, किसी भी एटम में किसी भी शेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2n² के अकॉर्डिंग जो है वो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट शेल में जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा। सेकेंड जो इन्होंने स्कीम दिया है उसमें सेकेंड पॉइंट जो था उसका क्या था कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन फिट नहीं हो सकता है। वही नेक्स्ट टू आउटर मोस्ट शेल दैट इज सेकेंड लास्ट उसको बोल सकते हैं, ये तो आउटर मोस्ट है ना सबसे लास्ट, वही सेकेंड लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा फिट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। इसमें 3 एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब ये कैसा एटम है, ये है आपका न्यूट्रल एटम, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो KLMN 4 शेल बना लिए हैं हम लोग। तो फर्स्ट में के शेल में कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। सेकेंड में कितना बच जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया तो 1 इसमें बच जाएगा। उसी तरह से बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। इसमें KLMN, इसमें जो है फर्स्ट में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना बच जाएगा, 2, तो इसमें आ जाएगा। इसी तरह से बोरॉन का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें जो है वो क्या है, KLMN 2 फर्स्ट में, उसके बाद जो बचेगा वो इसमें आ जाएगा एल में। अगर 8 आ जाएगा इसमें, एल में अगर 8 हो जाएगा तो एम में फिलअप करेंगे इसको। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। इसको करते हैं हम लोग KLMN, ठीक है। फर्स्ट में के शेल में 2, उसके बाद कितना आ जाएगा, 8, 10 हो गया, उसके बाद जो बचेगा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इसका कैपेसिटी था, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने का। सेकंड का कितना था, 8 इलेक्ट्रॉन रखने का। थर्ड का कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन रखने का। ये जब 18 भी फुल हो जाएगा तो जो है इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, तो एन शेल में आएगा। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बोर-बरी के स्कीम के अकॉर्डिंग ये जो है अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का इस तरह से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग।
आगे जो है वो है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल, वैलेंस शेल किसको बोलेंगे? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है, जो हम लोगों ने ऑर्बिट देखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3 ऑर्बिट बनाए हैं, ये है न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट ये है के है, एल है, एम है, तो एम जो हो जाएगा इसमें वो क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा। तो वैलेंस शेल क्या बुलाते हैं इसको? वैलेंस शेल को क्या बोलते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? तो द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको बुलाएंगे? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या बुलाएंगे हम लोग? तो इस फिगर में कौन सा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट? तो एम है। हियर एम इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एम कौन सा है? एम जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। अब जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ये हो गया वैलेंस शेल। वैलेंस शेल किसको बुलाया? तो सबसे जो बाहरी जो कक्ष होगा, शेल जो होगा, ऑर्बिट जो होगा, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग? वैलेंस शेल बुलाएंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसको बुलाएंगे? तो जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको क्या बुलाएंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाएंगे। तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल, इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में प्रेजेंट है उसको क्या बुलाएंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या बुलाएंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या बुला देंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बुलाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो है वो आगे हम लोग चलते, जैसे एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, लिथियम का ही जो लिए थे हम लोग 3, तो लिथियम के एल बस 2 ही में आ पाएगा इसका। फर्स्ट में कितना है? 1 2 है, के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और इसके बाद बचा कौन सा? ये। तो लिथियम के लिए जो वैलेंस शेल होगा वो क्या हो जाएगा? एल फॉर लिथियम। वैलेंस शेल इज एल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज क्या? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है इसमें, ठीक है। वही बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा? फॉर बेरिलियम के लिए क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इसका 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो इसमें वैलेंस शेल कितना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? एल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, ये डिफाइन करते हैं। अब जो है आगे क्या है? वैलेंसी। वैलेंसी को तो हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है वैलेंसी। तो चलिए, वैलेंसी ये क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइन करने का कैपेसिटी, ठीक है। चाहे तो वो सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन करे, ठीक है, या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करे। तो कंबाइन करने का कैपेसिटी चाहे तो वो सेम एलिमेंट के साथ करे या फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ करे, इसी कैपेसिटी को क्या बुलाते हैं हम लोग? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वैलेंसी, the combining capacity of an element of the atoms of same element and also with different element and also with atoms of different element is called
वैलेंसी, इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? वैलेंसी बुलाएंगे। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट एंड ऑल्सो विद एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। इसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? जैसे सेम एलिमेंट का मतलब जैसे हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, तो इसको भी क्या बुलाएंगे? यानी कि सेम एटम, किसी भी एलिमेंट के सेम एटम के साथ ये कंबाइन कर रहा है। अगर हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ कंबाइन कर, तो इसके साथ इसका क्या कैपेसिटी है और इसके साथ इसका क्या कैपेसिटी है, तो ये जो है वो दिखा रहा है सेम एलिमेंट के साथ भी कंबाइन कर सकता है और दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन कर सकता है। और इस तरह से कंबाइन करने का जो कैपेसिटी है उसी को क्या बुलाए हम लोग? कंबाइन, ये वैलेंसी बुलाते हैं, ठीक है। अब जो है वो वैलेंसी दो प्रकार का होता है, ठीक है। वैलेंसी कितना प्रकार का हुआ? दो प्रकार का होता है। एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकेंड वन इज कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? टाइप्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकेंड वन इज कोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है, कैसे? तो ये दो इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है? तो अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हो रहा है तब वैसे वैलेंसी को क्या बोलेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे। यानी कि इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है? ये शेयरिंग हो रहा है। अगर इन्वॉल्व होता है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे वैलेंसी को क्या बुलाएंगे हम लोग? कोवैलेंसी बुलाएंगे। कोवैलेंसी में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी को चलिए डिफाइन करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ in the formation of an electrovalent compound, इसको क्या बुलाएंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को, और बुला सकते हैं इसको आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड बुलाते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost by one atom of an element to achieve the nearest inert gas configuration is called इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बुलाएंगे? अगर दो एलिमेंट, अगर एक किसी भी इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि दो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है और कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। और कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसका? या तो वो इलेक्ट्रॉन का लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है दोनों एलिमेंट अपना जो है आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ला रहा है, तो या तो अचीव कर रहा है इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को क्या बुलाएंगे हम लोग? इस टाइप के फॉर्मेशन को हम लोग जो बुलाते हैं वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। तो ऐसा वैलेंसी जिसमें कि फॉर्मेशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का, या तो सिंपली बोल सकते हो कि वैसा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का या तो कंप्लीट ट्रांसफर यानी लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है, उसमें क्या हम लोग बोलेंगे? वैसे वैलेंसी को क्या बुलाते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंसी बुलाएंगे। वही तो इसी तरह से अगर हो रहा है किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन
जैसे इसमें कोवेलेंट कंपाउंड जनरली आते हैं, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। कोवेलेंसी इसमें जो है इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, वो क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट compounds, the number of electrons shared by one atom of an element to achieve the nearest inert gas electron configuration is called कोवेलेंसी। इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, तो कोवेलेंसी बुलाते हैं। अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, सिंपली बोलो, अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो वैसे वैलेंसी को क्या बुलाएंगे हम लोग, कोवेलेंसी बुलाएंगे। अगर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, या तो लूज होगा इलेक्ट्रॉन्स का या फिर गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो वैसे वैलेंसी को क्या बुलाएंगे हम लोग, इलेक्ट्रोवैलेंसी बुलाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका। नेक्स्ट जो चलेंगे हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।